Hello and welcome friends, welcome back to my channel Law Notes Academy. I am रश्मि वोरा। आज का हमारा टॉपिक है मेंस रिया इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्राइम, इंडियन पिनल कोड 1860। ये जो मेंस रिया है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्राइम है, मतलब क्राइम का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आईपीसी के अंदर दिया गया है। जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो आपको ये स्पेशली पढ़ाया जाएगा। क्राइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेंस रिया। तो आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, तो आप पूरा वीडियो इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक ये पूरा देखेंगे नहीं, इसके केस लॉज भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं डिटेल में, उसके फैक्ट्स बताए हैं, जजमेंट बताई है, और ये इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो एग्जाम में आपको लिखने जरूरी होते हैं और इससे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं एग्जाम में। तो आप प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। We start from mens rea, the most important element of crime। mens rea क्या है? ये एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का, कि एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि उस क्राइम में जिसने किया है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसका मेंस रिया है कि नहीं है उस क्राइम के अंदर, मतलब उसकी इंटेंशन। इसको अब मैं आपको मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसके कंटेंट्स बताती हूँ, तो उससे आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंटेंट्स। द कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक आर नंबर 1 ए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम। सबसे पहले आपको मैं क्राइम का मीनिंग एंड डेफिनेशन बताऊंगी ताकि आपको पता चले क्राइम क्या है। सेकंड है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्टिंग से समझाऊंगी ताकि आपको पूरा स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा, बेसिक से, फिर आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में और लर्न करने में। द थर्ड पॉइंट इज मेंस रिया, एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। फिर मैं आपको मेंस रिया बताऊंगी, उसको फिर एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। बी पॉइंट इज इंग्लिश केस लॉज विद फैक्ट्स रिलेटेड टू मेंस रिया। इंग्लिश के केस लॉज बताऊंगी जो मेंस रिया से रिलेटेड है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको रेलिवेंट केसेस या लैंडमार्क केसेस भी कहा जाता है, वो है आर वर्सेस प्रिंस और सेकंड है आर वर्सेस मिसेस टॉल्सन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ई जजमेंट डिसीजन ऑफ द केसेस, मतलब फिर उन केसेस की जजमेंट क्या है, डिसीजन क्या है इन केसेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज एफ पॉइंट इंडियन लॉ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इन इंडियन केसेस, मतलब जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन पर्सपेक्टिव में एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया क्या है और इसके इंडियन केसेस कौन कौन से हैं। तो जो रेलिवेंट केस लॉज हैं वो इंडियन पर्सपेक्टिव में उसके बाद में बताऊंगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है क्राइम की। गाइस बड़े ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग ऑफ क्राइम क्या है? क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। क्राइम जो होता है एक पब्लिक रॉन्ग होता है, मतलब जो पब्लिकली आप सोसाइटी के अगेंस्ट अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको क्राइम कहा जाता है। इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द कम्युनिटी और सोसाइटी एज अ होल। ये एक ऐसा ऑफेंस होता है, ऐसा गलत कार्य जिसको कहा जाता है विच इज़ अगेंस्ट द कम्युनिटी एंड सोसाइटी एज अ होल, मतलब पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी के अगेंस्ट आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि बैन है, अगेंस्ट है उनके, तो वो ऑफेंस माना जाएगा, उसको क्राइम कहा जाता है। इट कॉजेज थ्रेट टू सोशल सिक्योरिटी एंड क्रिएट्स सोशल डिसऑर्डर, मतलब ये ऐसा काम होता है जो सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक एज ए होल, बहुत सारे लोगों को एक साथ हार्म पहुंचाता है। ठीक है, जो कि और क्रिएट करता है सोशल डिसऑर्डर, मतलब जिसकी वजह से बहुत सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। थ्रेट है, एक धमकी है एक उनके लिए। एग्जाम्पल क्या है? मर्डर हो गया, रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी, रॉबरी, डकैती, फॉर्जरी, धोखाधड़ी। तो ये आप एक पर्सन के अगेंस्ट तो नहीं है ज़्यादातर, ये क्राइम जो होता है ये कहीं पे भी कोई भी किसी के साथ कर देता है, तो ये सोसाइटी के अंदर इंक्लूड होता है, ये कम्युनिटी या सोसाइटी एज ए होल को कवर करते हैं ये सारे के सारे क्राइम्स। इसीलिए दीज ऑल ऑफेंसेस आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। ओके, अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ इनकी क्राइम की क्या है, जो कि द वर्ड क्राइम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रीमोज, मतलब जो क्राइम वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड था क्रीमोज, उससे हमने लिया है क्राइम वर्ड, विच मीन्स इसका मतलब होता है सोशल ऑर्डर, एंड इट इज अप्लाइड टू, किस पे अप्लाइड होता है? टू दोज एक्ट्स, उन एक्ट्स पे, उन कार्यों पे अप्लाई किया जाता है दैट गो अगेंस्ट सोशल ऑर्डर। इसमें समझाने वाली बात यही है कि ऐसे एक्ट जो कि सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट में है, मतलब जिसको कि स्टेट या कंट्री में बैन होता है या जिसको अगेंस्ट बोला जाता है, अपोज कर रहे हैं आप, गलत काम कर रहे हैं, तो वो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट में किया है, एंड आर वर्दी ऑफ सीरियस कंडेमनेशन, मतलब सीरियस कंडेमनेशन के अंडर आता है, तो दैट इज कॉल्ड द क्राइम। इसीलिए इसको क्राइम माना जाता है क्योंकि वो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन्स डेफिनेशन। अब ब्लैकस्टोन ने डेफिनेशन में क्या लिखा है? एज
एन एक्ट, ऐसा एक काम, कमिटेड और ओमिटेड, कमिट कर लिया गया हो या फिर वो ओमिटेड हो इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, मतलब पब्लिक लॉ के अगेंस्ट में किया गया कार्य जो कि इधर फॉरबिडिंग और कमांडिंग, मतलब अगर उन्होंने फॉरबिड कर रखा है कि ये ओमिट कर रखा है कि आपने ये काम नहीं करना, वो काम कर लिया, या कि जिसका ऑर्डर दिया गया है कि ये काम नहीं करना, ऐसा ऑर्डर कमिट कर लिया है, ऐसा काम कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड द क्राइम। ऐसा काम जो कि मना किया गया हो, क्राइम सरकार की नज़रों में, देश की नज़रों में, जिसके ऊपर बैन हो, वो क्राइम अगर आपने कर दिया है तो दैट वुड बी कॉल्ड अ क्राइम। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम के एलिमेंट्स क्या हैं? टू कॉन्स्टिट्यूट क्राइम द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर टू बी सेटिस्फाइड। क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स नेसेसरी होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको 4 एलिमेंट्स इसके पहले बता दिए मैंने, सबसे पहले स्टार्टिंग में बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें ए है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मतलब एक इंसान होगा तभी क्राइम होगा, इंसान ही नहीं होगा तो क्राइम होगा ही नहीं। ये चारों एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तभी वो एक्ट जो है क्राइम माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड है मेंस रिया, मेंटल एलिमेंट और एविल इंटेंट, मतलब मेंस रिया, यही आज का हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेंस रिया होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी क्राइम को करने में, मतलब मेंटल एलिमेंट, इंसान का मेंटल वो एलिमेंट था उस इंसान के अंदर जिसने क्राइम किया है। एविल इंटेंट मतलब उसकी गलत धारणा थी उस काम को करने के लिए, उसकी गलत सोच थी उस काम को करने के लिए कि नहीं थी उसके अंदर। ये चीज़ क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इस टॉपिक को, इस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है क्राइम का, कि भाई अगर किसी इंसान ने गलत काम किया है तो उसके अंदर वो गलत भावना थी कि नहीं थी उस काम को करने के लिए, उसने वो काम गलती से किया है या गलत भावना के अंदर आके किया है। थर्ड पॉइंट है एक्टस रियस, एक्ट और ओमिशन, मतलब वो एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, काम भी होना चाहिए वो वाला जो किया, जो इसके बारे में सोचा गया। और उसके बाद में इंजरी, जो काम किया है आपने और इंजरी भी हुई होनी चाहिए, तभी ये चारों चीज़ें होंगी तभी वो क्राइम माना जाएगा, अदरवाइज वो क्राइम नहीं माना जाएगा। इंसान नहीं है तो क्राइम नहीं माना गया, अगर उसकी इविल इंटेंशन नहीं थी, गलत धारणा नहीं थी उसकी काम करने के लिए, तो नहीं माना जाएगा। अगर वो काम उसने सोचा, इंसान भी था, उसने सोचा भी कि मैंने ये काम करना है, लेकिन वो काम उसने किया नहीं, ठीक है, किया नहीं, तो भी वो क्राइम नहीं हुआ। और अगर उसने कर दिया लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, अगर उसका मर्डर करने का इरादा था, उसने पर्सन ने गोली चला दी लेकिन मरा नहीं इंसान, तो क्राइम तो नहीं हुआ ना, इंसान तो बच गया ना, तो क्राइम नहीं हुआ। इसलिए अगर ये चारों चीज़ें होंगी तो ही क्राइम माना जाएगा, ठीक है गाइज। तो आपको मैं आज मेंस रिया के बारे में डिटेल में बताऊंगी। मेंस रिया मतलब इसका मीनिंग मैं आपसे बताती हूँ, सारा डिटेल में आप समझते जाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेंस रिया क्या होता है? मीन्स मेंटल एलिमेंट और इविल इंटेंट और गिल्टी माइंड। इसका सिंपल मीनिंग, सिंपल डेफिनेशन में, मीनिंग में सबसे पहले आप लिखेंगे, जब भी एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बताइए, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्राइम बताइए तो मेंस रिया आएगा। अगर एलिमेंट्स पूछे जाते हैं तो ये 4 एलिमेंट है, अगर वो पूछते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताइए तो मेंस रिया, या फिर सीधा मेंस रिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन मेंस रिया इन डिटेल विद केस लॉज, रेलिवेंट केस लॉज। तो इसीलिए मेंस रिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्राइम, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ IPC, ठीक है। तो प्लीज़ रीड एंड लिसन इट केयरफुली, और पूरा वीडियो देखिएगा, और आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लास्ट में। ओके गाइज, मैं इसके ऊपर फिर आपको आगे IPC के ऊपर और नोट्स भी इसीलिए बनाऊंगी जब आप मुझे लाइक शेयर करेंगे इसमें, और अपने कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप इसमें आगे कौन से टॉपिक्स चाहते हैं। तो मेंटल एलिमेंट और इविल इंटेंट और गिल्टी माइंड, मतलब आपकी गलत धारणा होनी चाहिए। मेंटल एलिमेंट मतलब एलिमेंट दिमाग के अंदर ऐसा धारणा होनी चाहिए, आपकी गलत धारणा होनी चाहिए, या फिर गिल्टी माइंड, गंदा माइंड होना चाहिए ऐसा काम करने के लिए कि हाँ, तभी वो क्राइम माना जाएगा, ठीक है। मेंस रिया उसी को कहते हैं कि जब आपका दिमाग गलत है, उस काम को करने के लिए गलत धारणा है आपके मन में, मतलब किसी काम को गलत काम को करने की धारणा मन में होना मेंस रिया कहलाती है। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लीगल सिस्टम इज टू डिटरमाइन पनिशमेंट डिपेंडिंग अपॉन मेंटल कंडीशन ऑफ द एक्यूज। मतलब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे लीगल सिस्टम का है वो पनिशमेंट को डिसाइड करने के लिए, मतलब क्राइम एंड पनिशमेंट दोनों मानी गई है। IPC के अंदर क्राइम और पनिशमेंट दोनों के बारे में बताया गया, कौन सा क्राइम की क्या पनिशमेंट होती है, ठीक है। इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए हमारी जो वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स है लीगल सिस्टम का डिटरमाइन करता है, पनिशमेंट को डिपेंड करता है वो कि बंदे की, इंसान की मेंटल कंडीशन क्या थी एक्यूज की, उसकी मेंटल कंडीशन को सबसे पहले देखा जाता है। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि उसने क्राइम किया है तो उसने जानबूझ के किया है या किसी अनजाने में हुआ है या किसी ने करवाया है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही क्राइम कंस्टिट्यूट होता है, तभी माना जाता है कि हाँ उसने किया है और उसका मेंस रिया था, उसका मेंटल एलिमेंट या इविल इंटेंशन थी उसकी करने की या नहीं थी। इन अदर वर्ड्स क्रिमिनल लाइबिलिटी डिपेंड करती है अपॉन द इविल इंटेंट। क्रिमिनल लाइबिलिटी तभी मानी जाएगी, वो डिपेंड करेगी जब इंसान की इविल इंटेंट होगा, गिल्टी माइंड, उसका गलत धारणा होगी दिमाग के अंदर, विच इज़ नोन एज मेंस रिया। मतलब मेंस रिया उसके अंदर था कि नहीं, मेंस रिया गलत धारणा को बोला जाता है क्राइम करने के लिए। इट मीन्स एन इंटेंशन टू डू अ फॉरबिडन एक्ट, मतलब जिस फॉरबिडन एक्ट, मतलब स्टेट ने या गवर्नमेंट ने जिस एक्ट को फॉरबिड किया हुआ है कि ये काम नहीं करेंगे आप, तो उस काम को अगर आपने किया है, एन इंटेंशन, उस काम को करने की धारणा है, अगर इंटेंशन है, तो दैट वुड बी कॉल्ड मेंस रिया, उसको मेंस रिया बोला जाएगा। द टर्म मेंस रिया इज नॉट डिफाइंड इन द पिनल कोड, मतलब मेंस रिया जो है वो डिफाइन ही नहीं किया गया पिनल कोड के अंदर, आईपीसी में। इट मे बी डिफाइंड एज द मेंटल एलिमेंट नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब ये तभी देखा जाता है, डिफाइन किया जाता है जब एक क्रिमिनल लाइबिलिटी को कंस्टिट्यूट करना पड़ता है, देखा जाता है जब किसी कोई क्रिमिनल केस आ जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी इंसान की बनती है कि नहीं बनती, तो उसको देखने के लिए मेंस रिया देखा जाता है कि इस पर्सन से अगर कोई गिल्टी कोई क्राइम हुआ है तो उसका मेंटल एलिमेंट क्या था, तभी उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द लैटिन मैगजिम, ये एक्सप्रेस किया गया है लैटिन मैगजिम के अंदर, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। मीन्स ये वाली लाइन आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये लाइन आगे बहुत काम आने वाली है और ये लैटिन मैगजिम है। इनका मीनिंग आपको इसके ऊपर, सिर्फ एक इस लाइन के ऊपर बहुत बड़े बड़े टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं और इससे रिलेटेड केस लॉज भी आते हैं। 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 20 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको क्या, इसका मीनिंग क्या है, एज फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर पिनल लाइबिलिटी, इसको एक्सप्रेस किया गया है मैक्सिम के थ्रू। इस मेंस रिया को एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मतलब इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक आईपीसी का, पिनल लाइबिलिटी का। इसका मतलब है इंटेंट एंड मीन्स इंटेंट एंड एक्ट बोथ मस्ट कॉन्कर टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। इसका मतलब है एक्ट और इंटेंशन और एक्ट दोनों के दोनों होने चाहिए मेंस रिया के अंदर एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए। बंदे ने इंटेंशन भी होनी चाहिए और वो काम हुआ भी होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, इंसान की इंटेंशन है और वो एक्ट हुआ है, उससे इंजरी हुई है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी तभी उसको माना जाएगा क्राइम, तभी माना जाएगा कि क्राइम हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, मेंस रिया को अब मैं एक्सप्लेन करते डिटेल में। तो न्यूयॉर्क के पीनल लॉ में, इस पिक्चर के थ्रू आपको बताती हूँ, न्यूयॉर्क का पीनल लॉ में क्या कहा गया है, मर्डर में फर्स्ट डिग्री अगर होता है कोई मर्डर तो उसमें क्या देखा जाता है, पर्सन इज गिल्टी ऑफ मर्डर इन द फर्स्ट डिग्री व्हेन, फर्स्ट डिग्री में मतलब सबसे पहले देखा जाता है कि पर्सन जो है मर्डर की गिल्टी है कि नहीं है, अगर उसने विद इंटेंट टू कॉज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन, मतलब उसकी इंटेंशन थी कॉज डेथ करने की, एक पर्सन किसी और पर्सन को मारने की उसकी इंटेंशन थी, गलत धारणा थी उसके अंदर, ही कॉजेज द डेथ, और उसने मार दिया उसको, ऑफ सच पर्सन, ऑफ अ थर्ड पर्सन, उस पर्सन को या किसी और पर्सन को मार दिया तो उसकी गलत धारणा थी या नहीं थी, तो इसको क्रिमिनल इंटेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क के अंदर भी स्टैट्यूटरी एग्जाम्पल दिया गया है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। इन अदर वर्ड्स एन एक्ट इटसेल्फ इज नो क्राइम, मतलब अदर वर्ड्स में कहा जाता है कोई एक्ट जो है अपने आप में कोई क्राइम नहीं होता, अनलेस इट इज़ कपल्ड विद एन इविल इंटेंट, अगर उसके अंदर गलत धारणा ना हो उस काम को करने की तब तक वो क्राइम नहीं माना जाता। आपने से कोई काम हो गया तो वो हो सकता है अनजाने में, वो सड़क पे चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपका उसको मारने की ही इंटेंशन थी पर्सन को, आप गलती से भी हो सकता है कोई इंसान आपसे एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया, वो खुद आगे आ गया, किसी और की गलती की वजह से आगे आ गया, आपसे किसी और की गलती की वजह से हो गया एक्सीडेंट, तो आपकी तो इंटेंशन नहीं थी ना उसको मारने की, तो उसमें इंटेंशन कोर्ट देखता है और उसकी सज़ा फिर कम होती है। अगर इंटेंशन थी मारने की तब तो उस पर मर्डर का चार्ज ही लगेगा, अदरवाइज मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। तो
तो इसका एक केस था इन स्वेट वर्सेस पार्सली 1970 AC 132-162। ये इंग्लिश केस है, स्वेट वर्सेस पार्सली, ये भी लर्न कर लीजिएगा, 1970 का केस है। इसमें लॉर्ड डिप्लॉक जो थे, जज थे, उन्होंने कहा था एन एक्ट डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी ऑफ अ क्राइम। एक कोई भी कार्य इंसान को गिल्टी या गलत नहीं ठहरा सकता क्राइम के लिए अनलेस हिज माइंड बी आल्सो गिल्टी, जब तक कि उसका दिमाग भी गलत ना हो। मतलब उसकी गलत काम, उसको मारने की या गलत काम करने की जब तक उसके माइंड में इंटेंशन या धारणा ना हो तब तक वो क्राइम गिल्टी नहीं माना जाता, गिल्टी ऑफ क्राइम नहीं माना जाता इंसान। तो ये जज ने उस केस के अंदर कहा था अ पर्सन टू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अ क्राइम इट इज नेसेसरी दैट ही हैड एन इंटेंशन टू डू इट। वही बात बार बार दोहराई गई है इनके अंदर कि भाई ये नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है कि उसकी इंटेंशन होनी चाहिए पर्सन की, तभी वो गिल्टी माना जाएगा। सिमिलरली अ पर्सन टू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, मतलब एक चोरी के लिए इंसान तभी उसको गिल्टी माना जाएगा। इट शुड बी एस्टेब्लिश दैट ही हैड एन इंटेंशन टू स्टील, मतलब उसकी चोरी करने की इच्छा थी या गलत धारणा थी, मन में सोच के बैठा था कि मैंने चोरी करनी है और उसने चोरी की, तभी वो गिल्टी माना जाएगा चोरी करने का, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे डिटेल में और बताती हूँ। मेंस-रे कंटिन्यूड इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, मतलब पहले के टाइम का मैं आपको बता रही हूँ, हिस्ट्री में पहले क्या होता था। बिफोर द 13th सेंचुरी से पहले जो कंसेप्ट था मेंस-रे का वो एग्जिस्टेंट में नहीं था और ये इट वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता था। मेंस-रे के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था पहले। वाइल फिक्सिंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी को फिक्स करने के लिए पहले ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी कि उसकी गलत इंटेंशन है या नहीं। तो हाउएवर इट वाज फुली एस्टेब्लिश ड्यूरिंग, मतलब फिर फुली एस्टेब्लिश कब हुआ, 14th एंड 15th सेंचुरी में हुआ बाय द एंड ऑफ, और 17th सेंचुरी के आते आते इट वाज यूनिवर्सली सेटल्ड हो गया, लॉ बन गया 17th सेंचुरी के बाद में कि मेंस-रे जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। कोई भी एक्ट, नो एक्ट ऑफ द पर्सन वाज पनिशेबल इन द एब्सेंस ऑफ मेंस-रे, कोई भी एक्ट ऐसा पर्सन जो है पनिशेबल नहीं होगा, कोई भी एक्ट किया हुआ पर्सन पनिशेबल तब तक नहीं होगा जब तक उसके अंदर मेंस-रे नहीं होगा, उसके अंदर गलत धारणा नहीं होगी, उसने जानबूझकर वो कार्य नहीं किया होगा, तब तक वो उसका गिल्टी नहीं माना जाएगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। मेंस-रे इन स्टैट्यूटरी क्राइम्स, इंग्लिश लॉ में मेंस-रे को क्या कहा जाता है, उन्होंने अपने स्टैट्यूट्स में क्या लिखा है। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अंडर विच द स्टेट बाय लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट प्रोहिबिट करता है डूइंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ मेंस-रे और विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस-रे। मतलब कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेशन बनाए गए हैं स्टैट्यूट्स में, प्रोहिबिट करता है कुछ कामों को, सर्टेन एक्ट्स को, कुछ कामों को जहाँ पे की पाबंदी लगी हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द मेंस-रे, जहाँ पे कि मेंस-रे की जरूरत नहीं है मानी जाती है, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें मेंस-रे को नहीं देखा जाता, ठीक है, और विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस-रे, मतलब मेंस-रे को नहीं माना जाता, जिसके अंदर इंग्लैंड के अंदर मेंस-रे इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट माना जाता है क्राइम के लिए या किसी ऑफेंस के लिए। ये अप्लाई किया जाता है सब कॉमन लॉ केसेस के अंदर। कॉमन लॉ का मतलब हो गया जज मेड लॉ, मतलब जजेस ने जो लॉ बना दिए हैं, ठीक है। तो जजेस ने जो लॉ बना दिए, मेंस-रे जो है एसेंशियल एलिमेंट इंग्लिश लॉ में भी माना गया था विदाउट एनी रिजर्वेशंस, मतलब जहाँ पे जजेस ने लॉ बना दी बिना रिजर्वेशंस के भी। इट इज ऑल्सो अप्लाइड इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस विद सर्टेन रिजर्वेशंस, कुछ रिजर्वेशंस के अंदर भी स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस के अंदर अप्लाई कर दिया गया है इसको। द एप्लीकेशन ऑफ मेंस-रे इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग लीडिंग केसेस, मतलब कुछ लीडिंग केसेस हैं जिसके अंदर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है स्टैट्यूटरी ऑफेंस क्या माना जाएगा इसको। एक सबसे इंपॉर्टेंट केस था आर वर्सेस प्रिंस का, जो कि 1875 में आया था। इसकी ये साइटेशन लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, 2C.C क्रिमिनल 154, ये इंग्लिश केस लॉ है, इसलिए उनके ऐसे ही साइटेशन दी गई है। इट इज़ अ लीडिंग केस ऑन द पॉइंट वेयर एक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ मेंस-रे, ये ऐसा लीडिंग केस है जहाँ पे कि एक्यूज्ड को, पर्सन को कन्विक्ट कर लिया गया इररिस्पेक्टिव, मतलब जहाँ पे उसका मेंस-रे नहीं भी था उसकी गलत इंटेंशन नहीं थी, फिर भी उसको कन्विक्ट कर लिया गया। इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताती हूँ। फैक्ट्स क्या हैं आर वर्सेस प्रिंस केस के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861, मतलब ये एक लॉ है, एक्ट है जो कि है ऑफेंसेस जो कि अगेंस्ट पर्सन्स के अगेंस्ट जो होता है, वो 1861 में आया था ये एक्ट। उसके एक्ट के सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, इंग्लैंड के अंदर आया था। इसमें बोला था टेकिंग अवे एन अनमैरिड गर्ल, मतलब इसके अंदर केस में था कि कहा, पहले डिटेल में बाद में बताती हूँ मैं। टेकिंग अवे मतलब किसी एक अनमैरिड गर्ल को, कुंवारी लड़की को जो कि 16 ईयर से कम एज की है,
उसको आप लॉफुल कस्टडी से ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन अगेंस्ट द विल ऑफ हर पेरेंट्स, अगर आप उसको कस्टडी से इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, अगर आप उसको वो कर लेते हो टेक अवे, मतलब लड़की को आप ले जाते हो उसके पेरेंट्स की कस्टडी से जो कि 16 साल की है और अनमैरिड है, तो आपने उसके पेरेंट्स और गार्जियन के अगेंस्ट उनकी मर्जी के बिना आप उसको ले जाते हो, तो इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, तो ये ऑफेंस माना जाएगा। एंड हेंस सच पर्सन इज गिल्टी ऑफ द मिसडिमेन्योर, तो वो पर्सन जो है मिसडिमेन्योर के लिए गिल्टी माना जाएगा। मिसडिमेन्योर मतलब किडनैपिंग का गिल्टी माना जाएगा। एंड द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया नीड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, इस केस के अंदर जो है मेंस रिया का प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा, लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो लड़की नाबालिग है, दूसरा उसके पेरेंट्स की मर्जी के बिना आप उसको लेके गए हो, तो वो किडनैपिंग का केस माना गया, उसके ऊपर चार्ज लगेगा। तो एंड द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया नीड नॉट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, नहीं लिया जाएगा, मेंस रिया नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इस केस में लड़की नाबालिग है और उसके पेरेंट्स की मर्जी के बिना लेके गए हैं उसको। वाइल फिक्सिंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ द अक्यूज, जब कोर्ट के अंदर लाइबिलिटी अक्यूज की मानी जाती है, फिक्स की जाती है, उसके अंदर इस टाइम पे इस ऐसे केसेस में मेंस रिया नहीं देखा जाता। ठीक है, तो इसमें क्या था, मिस्टर प्रिंस जो थे एक्यूज थे इन द आर वर्सेस प्रिंस का मतलब आर वहाँ का कंट्री का हो गया और मिस्टर प्रिंस मतलब जो एक्यूज पर्सन है जिनके ऊपर केस चला था। तो एक्यूज जो थे इंस्टेंट किस केस में, वाज इन लव विद अ गर्ल मिस एनी फिलिप, ये एक लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम था एनी फिलिप, जो कि अनमेरिड थी गर्ल, उसकी एज थी 16 ईयर्स। और वो जो लड़की को लेके चले गए अपने साथ में लॉफुल कस्टडी से पेरेंट्स की बिना उनके उसकी इंटेंशन क्या थी, शादी करने की। वो लड़की को अपने साथ लेके गए शादी करने के लिए, लड़की भी अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। ठीक है, ही थॉट दैट शी वॉज अबव 16 ईयर्स, उसको लगा कि लड़की 16 साल की है। एंड द गर्ल टोल्ड हिम दैट, और उन्होंने 16 साल से ऊपर की है, मतलब 18 ईयर्स की है लड़की, और उस लड़की ने भी कहा था प्रिंस को कि हाँ मैं 18 साल की हूँ। ठीक है, और वो देखने में भी 18 साल की लगती थी, तो उसको लगा कि हाँ लड़की ने सच बोला है और ये 18 साल की है, 16 साल से ऊपर की है, तो इसलिए वो उसको शादी करने के लिए ले गया, क्योंकि उसकी गलत धारणा नहीं थी उसकी किडनैप करने की। तो द फादर ऑफ द गर्ल लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, लेकिन फादर को तो पता था कि 16 की है और उसकी लड़की को ले गया है, तो उन्होंने एक कंप्लेंट कर दी, उसमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। उसमें उन्होंने प्रिंस के ऊपर ये एलेज कर दिया कि भाई वो उनकी अनमैरिड गर्ल को, माइनर डॉटर को जो 16 ईयर्स की है तो से छोटी है, उन्होंने ये बोला कि 16 से छोटी है, उसको किडनैप करके ले गया है। तो प्रिंस को अरेस्ट कर लिया गया एंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग वर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम, तो इंस्टीट्यूट कर ली गई, उनके खिलाफ केस चलने स्टार्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने पुलिस के को जो कंप्लेंट की थी एनी फिलिप के फादर ने। ठीक है, तो इस केस के अंदर जजमेंट क्या आई थी आर वर्सेस प्रिंस के अंदर, तो कोर्ट ने बोला था थ्रू ये जो है ब्लैकबर्न जे जस्टिस थे, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी कंटेंशन डिफेंस ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज के पार्ट पे, डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट द एक्यूज इन गुड फेथ बिलीव्ड एंड हैड रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग, मतलब उसने कहा एक्यूज ने कि भाई मुझे तो लड़की ने बोला था कि मैं 18 साल की हूँ और मुझे और वो देखने में भी लग रही थी, तो वो इस विश्वास पे उसको अपने साथ लेके गए थे कि उन्होंने, लेकिन जज ने कहा कि हम इसको रीजनेबल ग्राउंड नहीं मानते विश्वास करने के लिए कि लड़की को आप लेके गए अपने साथ, वो 16 से ऊपर की है। एंड हेल्ड दैट एक्यूज गिल्टी ऑफ मिसडेमेनियर किडनैपिंग, इस मतलब इसलिए वो फिर उसको एक्यूज को गिल्टी माना गया, मिसडेमेनियर मतलब किडनैपिंग का गिल्टी माना गया, और उसको अंडर सेक्शन 15 में ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 के अंडर उसको पनिशमेंट मिली। इसके अंदर मेन बात क्या है, इसमें कोर्ट क्या बोलता है, जो मेन चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। कोर्ट इसमें बोलता है कि भाई आपको उस लड़की ने बताया कि वो 18 की है, देखने में भी लग रही थी, तो क्या इसमें आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी देखने की या पता करने की, किसी से पता करवाने की कि वो लड़की 18 की है या नहीं है, 16 से बिलो की है या अबव की है? ठीक है, तो ये इसके अंदर इसलिए गिल्टी मानी जाती है कि उसने आपको कह दिया और आपने विश्वास कर लिया, आप उसके साथ शादी करने जा रहे हैं और आप उसकी पेरेंट्स की मर्जी के बिना उसको लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है। तो आपको शादी करने से पहले आपको ये पता करना चाहिए था, या उसको ले जाने से पहले आपकी ड्यूटी बनती थी ये पता करने की कि आके वो लड़की सच में 18 साल की है या आपसे झूठ बोल रही है। तो ये इसलिए उसको सजा हुई थी इस बात की, किडनैपिंग का चार्ज उसके ऊपर लगा था। तो जो मिस्टर प्रिंस जो थे एक्यूज इन इंस्टेंट केस थे, वाज इन लव ए गर्ल मिस एनी जो थे, तो ये दोबारा मैंने इसकी केस की आपको डिटेल बता दी, इसके अंदर क्या था। ठीक है, प्रिंसिपल इसके अंदर क्या फॉलो किया गया था, द प्रिंसिपल अप्लाइड इन द इंस्टेंट केस वाज क्या था, हूसोएवर शैल अनलॉफुली टेक अवे एन अनमैरिड गर्ल,
जो भी एक लड़की को, अनमैरिड गर्ल को अनलॉफुली ले जाता है, मतलब बिना मर्जी के पेरेंट्स के ले जाता है, तो अंडर द एज ऑफ 16 से कम की है, आउट ऑफ द पोजेशन, उस टाइम पे 16 ईयर मानी जाती थी, तो ईयर आउट ऑफ द पोजेशन ले गए थे पेरेंट्स की पोजेशन से, एंड अगेंस्ट द विल ऑफ हर फादर, उनकी मर्जी के बिना भी ले गए थे फादर मदर की, शैल बी गिल्टी ऑफ मिसडिमेनियर की गिल्टी मानी जाएगी। इसके अंदर ये प्रिंसिपल इस पर फॉलो हुआ था। तो नेक्स्ट केस आपको मैं बताती हूँ, इंग्लिश केस एक और फेमस केस था आर वर्सेस मिसेस टॉल्सन का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये केस है 1889 में केस आया था, क्यूबीडी इसकी साइटेशन है 1868। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अदर स्पाउस अमाउंट्स टू बाइगेमी, मतलब शादीशुदा होते हुए अपने दूसरे स्पाउस की लाइफ टाइम में, जब तक कि वो जिंदा है, अगर कोई इंसान दूसरे पर्सन से शादी कर लेता है, आदमी या औरत, तो उसको बाइगैमी का केस लगता है, मतलब 2 शादियां करने का केस लगता है, एंड इज पनिशेबल, और वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 57 ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट। ये वही एक्ट है जो अभी पिछले वाले केस में था, ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन, मतलब पर्सन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस किए जाते हैं एक्ट, उस एक्ट के सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग ये पनिशेबल क्राइम है। सिमिलरली बाइगैमी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 ऑफ IPC 1860। उसी तरह से बाइगैमी जो है, 2 शादियां करना, एक पर्सन, एक हस्बैंड या वाइफ के जीते जी दूसरी शादी कर लेना बिना तलाक लिए, मतलब बिना डिवोर्स लिए, ऑफेंस माना जाता है। सेक्शन 494 IPC का, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 494 बाइगैमी का केस के लिए माना जाता है, उसमें भी ये पनिशेबल एक्ट है। इस केस के अंदर फैक्ट क्या थे, मिसेस टॉल्सन का केस क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मुझे आज तक याद है, ये सेकेंड ईयर का केस IPC पढ़ी थी, उसमें इंपॉर्टेंट केसेस है, इसलिए याद रखिएगा, हमेशा काम आएंगे ये आगे भी। मिसेस टॉल्सन जो थी वो, उन्होंने शादी की थी मिस्टर टॉल्सन से सितंबर 1880 के अंदर। उनके जो हस्बैंड थे डेजर्टेड हर इन 1881, वो छोड़ के, मतलब चले गए थे उनको 1881 में, कहीं चले गए छोड़ के। तो मिस्टर टॉल्सन जो थे वेयर अबाउट्स वर अननोन फॉर मोर देन 7, वो 7 साल तक उनका पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। ठीक है, उनका कोई पता ठिकाना नहीं था, वो एक बार भी नहीं आए 7 साल के अंदर अपनी बीवी से मिलने, ना उन्होंने बात की, ना मिले, ना कुछ नहीं हुआ 7 साल तक, उनको पता ही नहीं चला कि वो चले कहाँ गए। शी मेड ऑल इंक्वायरीज अबाउट हर हस्बैंड, उसने, मिसेस टॉल्सन ने अपने पति के बारे में हर जगह पूछताछ की, सब जगह पता किया जाके, एंड लर्न फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज। रिलायबल सोर्सेज मतलब जान पहचान वाले, विश्वास करने वाले ऐसे लोगों से उनको पता चला कि उनकी तो डेथ हो गई है एक शिप रैक में, मतलब वो शिप से गए थे कहीं पे और वो शिप डूब गया था, तो उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो वापस भी नहीं आए इतने सालों से, उनका कुछ पता ठिकाना ही नहीं था। तो मिसेस टॉल्सन ने, जब उनको पता चल गया, सारी इंक्वायरी करने के बाद में किसी ने उनको बोला कि उनकी तो डेथ हो गई थी, तो मिसेस टॉल्सन ने दोबारा से फिर 7 साल के बाद शादी कर ली 1887 के अंदर। ठीक है, रीजनेबल बिलीविंग दैट हर हस्बैंड डाइड, ये विश्वास करके कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, क्योंकि उन्होंने पता किया, उन्होंने पूरी कोशिश की पता करने की कि भाई वो कहाँ है, 7 साल से वो ढूंढ रही थी उनको, तो उनको पता चला वो मर गए, तो उन्होंने दोबारा शादी कर ली। सम टाइम आफ्टर हर री मैरिज हर फर्स्ट हस्बैंड रीअपियर्ड एंड चार्ज हर फॉर बाइगेमी, मतलब उसकी शादी करने के कुछ टाइम बाद ही उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। ठीक है, वापस आ जाता है और वो आके जैसे ही देखता है कि इसने दूसरी शादी कर ली है, तो अपनी बीवी के ऊपर केस कर देता है कि भाई आपने दूसरी शादी कर ली मेरे जीते जी। ठीक है, ये उनके ऊपर केस कर देता है। लेकिन इसके अंदर जजमेंट क्या आती है, द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड हर फॉर 1 डे, एक दिन के लिए कोर्ट जो है मिसेस टॉल्सन को बंद कर देते हैं जेल में, और उसके बाद उनकी अपील के बाद शी वॉज एक्विटेड ऑन द ग्राउंड दैट शी हैड नो मेंसरिया, तो वो अपील डालती है कोर्ट में और उस अपील के बेस पे उनको छोड़ दिया जाता है इसी ग्राउंड्स के ऊपर कि उनका मेंसरिया नहीं थी, उनकी दोबारा शादी करने की गलत इंटेंशन नहीं थी उन्हें, क्योंकि उन्होंने पता किया था। इन्हीं ग्राउंड्स पे कोर्ट उनको छोड़ देता है कि उन्होंने पता किया, रिलायबल सोर्सेज से उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की ना ढूंढने की, 7 साल तक वेट की, फिर उन्होंने ढूंढा भी, लेकिन 7 साल के बाद जब उनको पता चला कि डेथ हो गई है, तब उन्होंने दूसरी शादी की, तो इसमें उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, मतलब मेंसरिया नहीं था। इस केस में भी मेंसरिया देखा गया, आर वर्सेस प्रिंस के केस में भी मेंसरिया देखा गया कि गलत इंटेंशन थी कि नहीं थी काम करने की, तो ये बाइगेमी इसके अंदर नहीं लगी, बाइगेमी का क्राइम उन्होंने मिसेस टॉल्सन ने नहीं किया, इसलिए उनको फिर छोड़ दिया गया। ठीक है, इंडियन लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया,
मतलब इंडियन लॉ के पर्सपेक्टिव में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रिया आपको मैं बताती हूँ क्या है। जो वर्ड मेंस्ट्रिया है हैज़ नोवेयर हैज़ बीन यूज्ड इन आईपीसी, मतलब मेंस्ट्रिया जो है आपको मैंने बताया था आईपीसी में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, बट इट हैज़ बीन अप्लाइड इन 2 डिफरेंट वेज टू अवॉइड कन्फ्यूजन। को अवॉइड करने के लिए 2 तरह से देखा जाता है। जब मैंने आपको पीछे बताया था क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए मेंस्ट्रिया को देखा जाता है कि क्राइम हुआ है, उसकी इंटेंशन थी या नहीं। तो एक्चुअल इंटेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंस वाज यूज्ड इन डिफाइनिंग द ऑफेंसेस, मतलब एक्चुअल इंटेंशन देखी जाती है, मतलब मेंस्ट्रिया देखा जाता है, रिक्वायर्ड किया जाता है ऑफेंस को देखने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि हाँ ये सच में ऑफेंस था कि नहीं था। ठीक है। सेकंड है द एक्सप्रेशन फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, वॉलेंटरीली एंड इंटेंशनली एटसेट्रा आर यूज इन द डेफिनेशन टू इंडिकेट द क्रिमिनल इंटेंट, मतलब क्रिमिनल इंटेंशन देखने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उसने फ्रॉडुलेंटली धोखे से किया कि नहीं किया, किसी को डिसऑनेस्टली किया कि नहीं किया, और वॉलंटरली मतलब जानबूझ के किया कि नहीं, और इंटेंशनली मतलब उसकी ऐसी इच्छा गलत काम करने की इंटेंशन थी या नहीं थी। ये सारे वर्ड्स को चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं तभी क्रिमिनल इंटेंशन मानी जाती है इंसान की, धोखे से करना, किसी को धोखा देना, वॉलंटरली, मतलब ये वर्ड्स एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, स्पेशली आईपीसी के लिए या लॉ के अंदर स्पेशली देखे जाते हैं। इन वर्ड के अलग अलग सेक्शंस भी हैं। ठीक है, मैं आगे आपको बताती हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रिया के ऊपर क्वेश्चन जब आता है तो आपने यही सारी चीज़ें लिखनी है, मीनिंग, डेफिनेशन और ये सारा डिटेल में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रिया जो है वो अप्लाई किया जाता है, इंडियन कोर्ट्स में देखा जाता है ये डॉक्ट्रिन। इट इज़ नाउ सेटल दैट मेंस्ट्रिया इज़ एन एसेंशियल, ये सेटल हो गया है कि मेंस्ट्रिया जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ऑफेंस का, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। लेकिन ये जो है ये लाइन मैंने स्पेशली हाईलाइट की है, बोल्ड एंड इटैलिक इसमें अंडरलाइन की है, आप इसको याद रखिएगा कि इन सब चीज़ों में, इन सब केसेस के अंदर, ऑफेंसेस के अंदर मेंस्ट्रिया को नहीं देखा जाता, इसमें सीधा का सीधा चार्ज ही लगता है, इसमें मेंस्ट्रिया देखनी नहीं पड़ती। वेजिंग वॉर कर दी अगर किसी ने, मतलब कंट्री के अगेंस्ट आपने वॉर कर दी, सेडिशन कर दी, किडनैपिंग कर दी, एब्डक्शन कर दिया, किसी को किडनैप कर लिया है और सेडिशन कर दिया, भड़का दिया आपने किसी को, कॉइन्स, देश के कॉइन्स से रिलेटेड कोई क्राइम कर दिया है, ये सारे जितने भी हैं सेक्शंस लिखे हैं इनके, आईपीसी के हैं सेक्शंस हैं ये सारे के सारे, वेजिंग वॉर, सेडिशन, किडनैपिंग, एब्डक्शन एंड कॉइन्स। ठीक है, सेक्शन, ये सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं इनके आगे मैंने 124, 359, 363, 232 और 121। तो जो फ्रेमर्स हैं ऑफ द इंडियन पीनल कोड के, आईपीसी के, उन्होंने ड्राफ्ट करते टाइम कोड को यूज़ किए थे ये सारे वर्ड्स कि वॉलंटरीली होना चाहिए, वॉलंटरीली मतलब जानबूझ के किया गया, सेक्शन 39 में आएगा। फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मतलब धोखेधड़ी से करना, सेक्शन 24 और 25 आएगा। ये सेक्शन भी लग रहे हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि इन वर्ड्स का मीनिंग है और ये सेक्शंस के अकॉर्डिंग आते हैं। उसमें केस को देखने, क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये देखा जाता है कि फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली किया है कि नहीं, ये दोनों सेक्शन लगेंगे कि नहीं। वॉलंटरली मतलब जानबूझ के किया है कि नहीं, मतलब अगर कोई किसी और से भी क्राइम करवा सकता है, उस बंदे की तो इंटेंशन नहीं है ना काम करने की, अपनी मर्जी से तो नहीं, अपनी मर्जी से किया है लेकिन उसने धोखे से नहीं किया, उसको किसी ने ये काम किया, जा तूने ये काम करना है, क्राइम करना है, उसकी खुद की इंटेंशन नहीं थी, अपनी सिर्फ मर्जी से तो किया है लेकिन उसने किसी को धोखे से नहीं किया। करप्टली, मैलिग्नेंटली, मैलिशियसली, वॉन्टनली, ये सारे के सारे वर्ड्स देखे जाते हैं उस टाइम पे, क्राइम के टाइम पे। तो ये देखना जरूरी होता है कि किसी को, ताकि किसी गलत इंसान को सज़ा ना मिल जाए। ठीक है, विच आर इक्विवेलेंट टू द वर्ड मेंस्ट्रिया, ये सारे मेंस्ट्रिया के इक्विवेलेंट हैं वर्ड उस टाइम क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ये सारा कोर्ट अच्छे से देखती है, इसीलिए केसेस में टाइम लगता है कि वो अच्छे से देख लें कि हाँ ये काम सच में उस इंसान ने किया है, क्राइम किया है या नहीं किया है। ठीक है गाइस, अब इंडियन केस लॉज बताती हूँ मैं दो आपको। एक केस है सबसे पहले श्रीनिवास मल वर्सेस एम्परर AIR 19 ऑल इंडिया रिपोर्ट्स 1947 का केस है, PC प्रोसिक्यूशन कोर्ट 135। इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसके अंदर क्या था, श्रीनिवास मल जो थे वो एक सॉल्ट के डिस्ट्रीब्यूटर थे, नमक के डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनका जो सर्वेंट था क्लर्क, उसने इन्फ्रिंज कर लिया था रूल विदाउट हिज मास्टर्स नॉलेज, मतलब एक रूल को तोड़ दिया था उसने, कोई रूल था कि कुछ अपने मालिक को बिना बताए, उनकी बिना परमिशन के, उनको बिना बताए एक रूल तोड़ दिया था। तो ही वॉज एक्विटेड ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड नो गिल्टी इंटेंशन, वो इसलिए मालिक को छोड़ दिया गया कि भाई उनकी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, लड़के को छोड़ दिया गया कि कोई जानबूझ के नहीं किया, मेंस्ट्रिया नहीं था। सिंस द एक्ट वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, भाई मालिक कहता है मेरे को नहीं पता था, मेरी गलती नहीं है और मेरी नॉलेज में भी नहीं था उसने ऐसा किया है, तो इसलिए छोड़ दिया गया। फिर मालिक को ही पकड़ा जाता है पहले, और मास्टर को और सर्वेंट को, दोनों को ही पकड़ा जाता है, इसलिए उनको फिर इसी बात पे छोड़ दिया गया कि उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी लेकिन उससे कोई रूल ब्रेक हो गया था।
टूट गया था, रूल तोड़ दिया था उसने सिर्फ, तो जानबूझ के नहीं किया था उसको करने के लिए, तो इसलिए उसको इस बात केस में छोड़ दिया गया, क्योंकि मेंसरिया इसमें भी देखा गया। और दूसरा केस था रेवुला हरिप्रसाद राव वर्सेस द स्टेट के अगेंस्ट था, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 204। इसके फैक्ट क्या है? इन दिस केस अ सर्वेंट ऑफ अ पेट्रोल डीलर सप्लाइड मोटर स्पिरिट विदाउट कूपन्स, मतलब सर्वेंट जो था पेट्रोल डीलर का, उसने सप्लाई कर दिया था मोटर स्पिरिट्स को विदाउट, बिना कूपन्स के, जो कि अलाउड नहीं था, उसने बिना कूपन के सप्लाई कर दिया। एंड ऑल्सो रिसीव्ड एडवांस्ड कूपन्स विदाउट सप्लाइंग मोटर स्पिरिट, और कुछ एडवांस में कूपन्स भी ले लिए बिना सप्लाई किए मोटर स्पिरिट के, कूपन्स ले लिए सप्लाई नहीं किया, ठीक है, और कहीं पे उसे सप्लाई कर दिए मोटर स्पिरिट को बिना कूपन लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, मास्टर को पकड़ा कि भाई इवन दो ही हैड नो नॉलेज, चाहे उसको नॉलेज नहीं थी इसकी काम की, लेकिन इसके अंदर इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया उसकी गलती नहीं थी, इंटेंशन भी नहीं थी और उसको नॉलेज भी नहीं थी मालिक को, ही वाज कन्विक्टेड फॉर नॉन एंडोर्समेंट ऑफ कूपन्स, मतलब उसको इसलिए पकड़ा गया मालिक को कि भाई जो की चीज़ विच वाज मैंडेटरी एंड कंपलसरी, मतलब जो काम कंपलसरी था एंडोर्समेंट करना, कि भी आप किस किस को कूपन दोगे, किस किस को देना है और किसको नहीं देना है, ये एंडोर्समेंट करनी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बैंक के चेक्स के लिए एंडोर्समेंट होता है, आप चेक किसी को पेमेंट के लिए एंडोर्समेंट करते हो तो उसमें उसका नाम लिखा जाता है कि हमने किसको देना है किसको नहीं देना है। तो मालिक को तो पता होना चाहिए था ना कि कूपन किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं, और जिसका नाम लिखा है उसकी जगह आप किसी और को दे दो, और जिससे आपने कूपन्स ले लिए उसको दिया नहीं, जिसको कूपन दे दिया उससे उसको माल नहीं किया। मतलब अगर आपने एंडोर्समेंट नहीं किया, आपको जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंडेटरी थी आपके काम के लिए, कंपलसरी थी, वो काम नहीं किया, तो इसमें मास्टर की गलती मानी गई, इसीलिए मास्टर को कन्विक्ट किया गया, इसके अंदर उनको सज़ा मिली फिर, ठीक है, साथ में सर्वेंट को तो मिली ही मिली, ठीक है। तो ये केस है कि इनके अंदर भी मेंसरिया भी देखा गया और साथ में इंपॉर्टेंट एलिमेंट और भी देखे जाते हैं कि क्या है क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है गाइज। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, माई नोट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। आपको प्लीज़ पसंद आता है मेरे नोट्स, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन्स। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।